ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है, चलो ये ब्रेक कर रहा हूँ, आ जाओ वापिस आ जाओ। अभी मेरे को क्या करना है, ये एक फाइनल लिस्ट में बनाया हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट। अभी ये वाली लिस्ट में मैं क्या करूंगा, लूप से प्रोडक्ट डालूंगा। ये जो लिस्ट है इसके अंदर लूप से प्रोडक्ट डालता हूं मैं। तो मेरे पास ये है, इसके अंदर प्रोडक्ट है, इसमें से प्रोडक्ट मेरे को उसमें ऐड करना है। हम्म, क्या किया देखो, मैं ये जो प्रोडक्ट लिस्ट थी, कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट, जो यहां से निकली है डेटाबेस से, ये फाइनल डेटाबेस से निकली हुई लिस्ट है, ठीक है। उसको उसको मैंने क्या किया, एरे में कन्वर्ट किया और यहां पे लिख दिया जे। और जे में पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, बराबर, फिर 3 आएगा, तो ये ऐड करेगा। अब उसके बाद 1 2 3 4, हाँ नंबर डालना पड़ेगा, एक नया नया काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे। काउंट इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और यही काउंट को यहां पे यूज करेगा और एवरी टाइम काउंट को जो है वो बढ़ाते जाएगा। तो काउंट पहले 0 रहेगा, ठीक है। 0 काउंट होने के बाद ये फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें ऐड करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, यानी 3 प्रोडक्ट के बाद ये वाला लूप जो है खत्म हो जाएगा, आउटर लूप में आएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये लूप के बाद इसको हम लोग फाइनल लिस्ट में डाल देंगे। और जब वापिस इधर पे आएगा, तो ये प्रोडक्ट को एक काम करता हूं, इनिशियलाइज यहां कर देता हूं। इससे क्या आएगा, जैसे ये वाले लूप में आएगा तो फिर से नया इनर लिस्ट जो है वो नई इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। नई इनिशियलाइज होगी, काउंट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है और यहां पर इसको निकाल देता हूं, ठीक है। जब ये लूप पूरा कंप्लीट होगा ना, तो ये फाइनल लिस्ट में टेबुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा मेरे को। कैसे मिलेगा समझो एक बार फिर से, ये सब मैं हटा देता हूं जो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसकी अब जरूरत नहीं है। और यहां पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये इसको ले लेता हूं मैं, कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे क्यों ले रहा हूं यहां पे, और इसका काउंट हम लोग डालते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोडक्ट दिखने वाला है वो तो बॉक्स लिस्ट के साथ दिखने वाला है, तो इसका काउंट डालेंगे ताकि कभी मिसमैच का इशू ही ना आए। और फिर उसके बाद यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक खाली लिस्ट बनाया। ये खाली लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट कैसी बनेगी, लाइक टेबल बन के पूरा खाली है, कितने बाय कितने का, हम लोग ऐसा अज्यूम करके रखे हैं 4 बाय 3 का, मतलब 4 रो 3 कॉलम, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ले लिया यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 इनिशियल लेवल पे। अब 4 बाय 3 बनाना है, तो ये वाला जो लूप है ये क्या बनाएगा, रो बनाएगा। और ये वाला जो लूप है ये क्या बनाएगा, हर रो में एक एलिमेंट बनाएगा। तो पहली बार ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। 1 लेस देन कितना है, 4, दैट इज ट्रू। अंदर आएगा, एक नई लिस्ट बना लेगा, किसकी, बॉक्स मॉडल की, प्रोडक्ट बॉक्स की लिस्ट बना लेगा। प्रोडक्ट बॉक्स की लिस्ट बनाएगा और 1 से स्टार्ट करेगा ये वाले लूप को। 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेगा, तो 1 लेस देन 3 है, ये कंडीशन चलेगी। तो क्या करेगा, प्रोडक्ट, ये जो एक्चुअल डेटाबेस से जो लिस्ट आई है ना, उसमें से ये काउंट की वैल्यू है 0, तो पहला एलिमेंट निकालेगा और ये वाली लिस्ट में ऐड करेगा। फिर यहाँ पे आएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 3 है, तो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, सेकंड प्रोडक्ट ये लिस्ट में ऐड करेगा। फिर आएगा थर्ड प्रोडक्ट ऐड करेगा, फिर जब वापस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये यहां आ जाएगा। तो 3 प्रोडक्ट ऐड हो गया ये लिस्ट में, ये 3 प्रोडक्ट की एक लिस्ट को क्या कर देगा, फाइनल लिस्ट में डाल देगा, आउटर लिस्ट में। तो वो 3 प्रोडक्ट सेट हो गया।
पहली रो में जाके। अब आया दूसरा, यहाँ पे जे आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2 लेस देन 4 है। अगेन यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आके नई लिस्ट बनाया, जो पिछला 3 प्रोडक्ट ऐड किया था उसको उड़ा देगा। ये नहीं बनाया, नहीं बनाने के बाद फिर 1 से लेके 3 तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और ये काउंट जो है जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, ये रिसेट नहीं हुआ है। तो अभी ये 1 0 1 2 चल चुका है। अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट को क्या करेगा, इसमें ऐड करेगा, फोर्थ को ऐड करेगा, फिफ्थ को ऐड करेगा, सिक्स को ऐड करेगा, 3 प्रोडक्ट ऐड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ बाहर आएगा, वो जो 3 ऐड किया वो फाइनल लिस्ट में डाल देगा। फाइनल लिस्ट में पहले एक लिस्ट ऐड हुई थी, अब दूसरी लिस्ट ऐड हुई, तो ऐसे लिस्ट में लिस्ट ऐड होती जाएगी और ये फाइनल लिस्ट बनेगी। और ये फाइनल लिस्ट जो है, इसको निकाल देता हूं मैं, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। ये फाइनल लिस्ट जो है व्यू में चली जाएगी, जो भी उसका काउंट विन जो सेट हुआ है वो सब एज इट इज वैसे ही चलेगा। इधर से मैं ये टेक 4 निकाल देता हूं, नहीं तो ये हमेशा काउंट जो है 4 देगा। ठीक है, पड़ गया। क्या तकलीफ है इसको, वन से स्टार्ट किया, लेस देन और इक्वल टू 3 तक है। अच्छा हाँ, ये भी एक समस्या है ना। अभी देखो, स्टार्ट के प्रोडक्ट के लिए तो चल गया वो, अभी प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12 की ग्रिड सेट कर दिया, 12 प्रोडक्ट है ही नहीं, फिर भी वो जाके ऐड कर रहा है। समझ लो प्रोडक्ट है मेरे पास 9, तो फर्स्ट चला, सेकंड चला, थर्ड भी चला, 9 प्रोडक्ट कंप्लीट। फोर्थ में आया प्रोडक्ट खत्म हो गया, लेकिन लूप चल रहा है काउंट की वजह से। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये इसमें ही मैनेज करना पड़ेगा, इधर पे जो लूप चल रहा है ना। ये 3 और 4 जो डाला है, इसको मतलब मैं 4 कब लूंगा, जब प्रोडक्ट मेरा 12 से ज्यादा रहेगा। तो ये जो वैल्यू है, इसको बना देता हूं एक वेरिएबल, इंट नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज किसके बेस पे कैलकुलेट होगी, जो मेरा टोटल प्रोडक्ट काउंट है उसके बेस पे। तो मेरा प्रोडक्ट काउंट जो रहेगा, प्रोडक्ट काउंट लेट से मेरा 12 है, तो उसको मैं मॉड्यूलो करूंगा 3 से, उसको मैं डिवाइड किया 3 से। वही लॉजिक यहां भी लगाना पड़ेगा ना। तो ये आया लेट से 13 डिवाइड बाय 3, इसको प्रोडक्ट लिस्ट डॉट काउंट मॉड 3 इक्वल्स 0। अगर ये है तो जो मॉड होके आया है वही चीज आएगी, और अगर ये नहीं है, और अगर ये नहीं है तो जो डिवाइड होके आया है उसमें +1 रहेगा, ऐसा। ये वही लॉजिक है जो पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो पहले क्या करूंगा, मैं मॉड करूंगा। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, अपने वैल्यू रखते हैं। लेट से 6 प्रोडक्ट आया, 6, ठीक है।
6 आया तो 6 मॉड 3 इक्वल्स 0, इक्वल्स 0 है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा इसको। तो 6/3 मतलब 2 आया, तो नंबर ऑफ रोज क्या बनेगी, 2, दैट इज ट्रू। ठीक है। प्रोडक्ट आया 7, 7 mod 3 नॉट इक्वल 0, तो क्या करेगा, 7 डिवाइड बाय 3 आया, इंटीजर डिवीजन में आया, 3 दूनी 6, 2, 2+1 क्या हो गया, 3, इन दैट केस 3 रो बनेगी, तो अभी सही हो गया। Ctrl+Shift+V। अरे उसको यूज नहीं किया मैं, इसको यहाँ 4 की जगह पे यूज करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ रोज, वो तो 4 ही है। दीपक लगाना पड़ेगा लग रहा है। ये आया ऑल प्रोडक्ट का काउंट कितना है, इसका ही देख लेते हैं काउंट पहले। 4, 4 क्यों आया, 4 होगा उसका। फिर यहाँ पे 4 मॉड्यूलो बाय 3, 4 मॉड्यूलो बाय 3 0 नहीं आया, तो ये क्या करेगा, ये केस में जाएगा, तो इन दैट केस नंबर ऑफ रोज 2 लेगा, 2 आया, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद 1 लिया, 1 लेने के बाद ये एक खाली लिस्ट बनाया जिसमें कुछ नहीं है प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा, यहां से 1 2 3 करके स्टार्ट करेगा, तो इसने 1 किया, स्टार्ट किया, एक प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गया, ठीक है। फिर ये काउंट बढ़ा, आगे गया, इसमें दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड हो गया, फिर ये काउंट बढ़ा, आगे गया, तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड हो गया, अब की बार ये बाहर निकल जाएगा, 3 प्रोडक्ट की एक लिस्ट बन गई जो अपनी पहली रो बनेगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको फाइनल लिस्ट में डाल दिया, तो फाइनल लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट दिखाएगा, वो एक एलिमेंट के अंदर जो एक एलिमेंट रहेगा उसमें 3 एलिमेंट रहेगा, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, अभी ये आया, वो यहां से बाहर गया, आई नंबर ऑफ रोज 2 है, इधर आया, यहां आने के बाद आई की वैल्यू, हाँ काउंट की वैल्यू तो अभी भी वही है, और 3 है, तो 4 के लिए जाएगा। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। क्या फिर से 0 करोगे तो फिर से पहला 3 प्रोडक्ट लाने लगेगा ना, काउंट डाले इसके लिए ताकि वो कंटिन्यू रहे हर रो में। ये तो सही किया। अब इसके बाद हो गया प्रोडक्ट खत्म, तो मतलब मेरे को ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा यार? हाँ एक तरीका है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मैं मॉड कर रहा हूं, मॉड के बाद कितनी वैल्यू बच रही है, मॉड के बाद जैसे मैंने मेरा प्रोडक्ट आया 7, 7 mod 3 किया, मैं 7 mod 3 किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, तो ये वाला लूप उतने ही बार चलना चाहिए, 1, ये वाला लूप जो है उतने, ये वाला लूप, अभी अगर मेरा 7 प्रोडक्ट है तो लास्ट रो के लिए 1 बार चलना चाहिए, अगर मेरा 8 प्रोडक्ट है तो लास्ट रो के लिए 2 बार चलना चाहिए, अगर मेरा 9 प्रोडक्ट है तो फिर 3 बार चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉड्यूलो 0 आता है तो ये 3 बार चलना चाहिए, अदरवाइज रिमाइंडर के इतना चलना चाहिए। क्या ये वही डालूंगा, ये टर्नरी से हो जाएगा काम, सोच रहा हूं मैं कुछ।
अगर मेरा 6 प्रोडक्ट आया तो पहले में मॉड मेरा 0 रहेगा। मॉड मेरा अगर 0 आएगा तो ये 3 बार चलना चाहिए। पता कैसे चलेगा लास्ट है क्या? काउंट की वैल्यू से ही पता चल सकता है वैसे। इफ काउंट देखो इस ऐसा भी कर सकते हैं, या तो ये हो या तो मतलब लेस देन 3 भी हो ये, और ये जो है काउंट वेरिएबल जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट काउंट से कम होना चाहिए तो चल जाएगा। लेस देन पे चलेगा क्या? हाँ इस पे, इससे कम रहेगा। अलग ही लॉजिक लगा दी। डिबग में चलाते हैं, डिबग में, क्योंकि पहले काउंट 0 रहेगा, मतलब इनिशियल काउंट 0 रहेगा और प्रोडक्ट का काउंट रहेगा 7, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, चलते रहेगा। जैसे ही काउंट की वैल्यू बढ़ाने जाएगा तो वो लूप तोड़ के बाहर चले जाएगा, तो फिर डायरेक्ट वो प्रोडक्ट को ऐड कर देगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2। ये आया देखो, ये आया, यहां पर नंबर ऑफ रोज दिया इसने 2, फिर उसके बाद यहां आया, इधर पर एक नई लिस्ट बनाया, नई लिस्ट बनाने के बाद देखो ये अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि ये काउंट कितना है? 0 है, और ये वाला काउंट कितना आ रहा है अपना? ये काउंट अपना आ रहा है कितना था यार, चेक करना पड़ेगा। 4 है शायद से, 4 है, 4 है, मैं लिंक में दिखा नहीं रहा लेकिन ये 4 है, तो इधर दिखेगा ना, हाँ 4 है, ठीक है। तो ये 0 है, अब ये ऐड किया, पहला प्रोडक्ट ऐड हुआ, दूसरा प्रोडक्ट ऐड हुआ, तीसरा प्रोडक्ट ऐड हुआ, चौथे में बाहर निकल गया। अब ये 3 प्रोडक्ट की एक रो बन गई मेरे पास, इसको मैंने फाइनल लिस्ट में ऐड किया, सेकंड लूप में गया, सेकंड लूप में जाने के बाद सेकंड रो का पहला प्रोडक्ट ऐड किया, काउंट को इंक्रीमेंट किया, अब ये चला गया बाहर। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि अभी काउंट कितना हो गया? 4, और ये कितना है? 4, 4 लेस देन 4 नहीं है, तो वो आप अब आगे ऐड करने नहीं गए, यही वजह से तो फट बताओ। तो ये आगे ऐड करने नहीं गया, यहां चला गया लिस्ट बाहर, फाइनल लिस्ट पे आ गया F5 आया। तो अब कितना भी तुम प्रोडक्ट डालोगे वो रो भी बनाएगा, कॉलम भी बनाएगा, उसको सेट भी करेगा। ऐसा नहीं कि खाली 12 के लिए है वो, उसको वो सेट भी करेगा। अभी ये क्यों इतना ज्यादा आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने काउंट ऑल्टर किए, 37 डाले, तो उसको भी साइड सही कर देते हैं। क्या हो गया? कुछ बोलो, भारत माता की जय। बोले इसका एमबीसी से क्या ताल्लुक है? तूने बोला ना बोलो, तो मैंने बोला। ये देखो 1 of 4 प्रोडक्ट काउंट परफेक्ट आ गया, 4 प्रोडक्ट जो है अलग अलग मेरे को दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इसका देखो ये प्रोडक्ट में इमेज नहीं है तो ये ब्रेक हो गया, ये प्रोडक्ट में इमेज नहीं था, ब्रेक हो गया। जहां पे 2 प्रोडक्ट में इमेज था वो प्रोडक्ट दिखने लगा मेरे को। ये प्राइस सबका 80 क्यों आ रहा है यार?
अच्छा ऊपर, हाँ ओके ओके। इसको चेंज करके चेक करता हूं मैं। प्रोडक्ट एडिट, हाँ यार सब पे एक ही है। देखो ना, 4 प्रोडक्ट है, ये चारों प्रोडक्ट आ रहे हैं। चेंज करते हैं। ये देखो डॉलर ऐड किया, क्यों डॉलर ऐड किया? वो जो सी लगाया था ना, .2 स्ट्रिंग सी, उसकी वजह से। अभी तुम लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है ना, सर हम लोग को आईएनआर चाहिए यहाँ पे, या रुपीस का सिंबल चाहिए। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जहां तुम जो सर्वर पे इसको डिप्लॉय करोगे ना, वहां पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्या है वो, मैं भूल गया हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। कंट्रोल पैनल, रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग, है क्या कहीं दिखा? रीजन 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 कहाँ है? साला की दिख ही नहीं रहा मेरे को। चुप रहो साले लोग, कोई ला। ये यहाँ पे जाके एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग में जाना है तुमको। यहाँ पे आना है करेंसी, और करेंसी सिंबल जो है ना, इसको करना है कॉपी पेस्ट, अप्लाई, ओके, अप्लाई। ये अपने कंप्यूटर में नहीं करना है, हाँ ये करना रहेगा जहां तुम डिप्लॉय करोगे वहां पे, सर्वर पे, समझे ना? प्रोजेक्ट को एक बार तुमको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करके बिल्ड करो। ठीक है, तो जो भी, जरूरी नहीं है आईएनआर, जैसे अभी जापानीज करेंसी है या कोई भी सिंबल है, या कोई ऑल्टर सिंबल ही क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मेरे को यही चाहिए, तो उसको कोड से करने का ट्राई नहीं करना। वो तुम इवेंचुअली क्लाइंट के लिए बनाओगे, तो क्लाइंट को बोलने का कि एक डॉक्यूमेंट बना के देना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन एट योर सर्वर। वो जाके करेगा, उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आईएस रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, जैसे अभी मैं बंद करके चालू किया, तो जब डिप्लॉय कर दोगे उसके सर्वर पे, तो उसका थोड़ा सर्वर बंद करके चालू मत करना, उसका आईएस जो है वो सिर्फ रिस्टार्ट रिसाइकल करोगे ना, तो दिखने लगता है फिर। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अभी देखो, अभी ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब मेरे को इसमें बनाना है फिल्टर, कि टेस्ट टाइटल लिखा तो टेस्ट टाइटल वाला दिखना चाहिए वो, तो टाइटल के बेस पे फिल्टर हम लोग कर सकते हैं। बोले यार, बोले अब मत करो, कल करो। नहीं देख, वो कुछ छोटी सी चीज है तो वही बताया तो। ठीक है चलो, कल मैं क्या करता हूँ, ये बनाता हूँ, लाइक ऐड टू कार्ट करने पे
कार्ट का पूरा जो लॉजिक है, मतलब ऑर्डर क्रिएशन का जो पूरा पार्ट है ना, वो हम लोग कर दे, ठीक है। अभी अपना डेटाबेस साइट पूरी सही हो गई है, अब हम लोग ऑर्डर वीडर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ऐड टू कार्ट, और फिर यहाँ पे इसको कार्ट का जो ये स्टेटस है, कैसा कार्ट का स्टेटस दिखेगा वो, और जब ऐड टू कार्ट करते हैं तो अंदर ऑर्डर बन जाता है ड्राफ्ट स्टेटस के अंदर, ये शायद मैं पहले बताया था। तो वो जो ऑर्डर का स्टेटस, मतलब ऑर्डर और ऑर्डर लाइन आइटम, वो सब नए नए टेबल्स आएंगे, तो वो कल उसकी रेपोजिटरी वगैरह सब बता दूंगा। और वो बताने के बाद देन फिर उसके बाद ये ऐड टू कार्ट और ये ऑर्डर का क्या प्रोसेस है वो, और एक नया पेज ये बना के हम लोग ऑर्डर तक का इसको पहुंचा देंगे। ये अगर इतना कल हो गया जितना मैं टारगेट किया हूं, मतलब कुछ अगर फंसा नहीं, क्योंकि फंसता तो कभी कभी टाइम लग जाता है, अगर ये जितना टारगेट किया तो इसके बाद सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारा, ऑर्डर हो गया, चेकआउट पे हम लोग एक फाइनल समरी का पेज दिखाना है, चेकआउट पे वो रहेगा। और एडमिन एडमिन के अंदर, एडमिन जो पैनल है, एडमिन पैनल के अंदर हम लोग वो ऑर्डर को कैसे एडिट अपडेट करने वाले, लाइक उसका स्टेटस चेंज करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा उसका स्टेटस, जैसे उसने शिप मार्क किया तो शिप दिखेगा, डिलीवर्ड मार्क किया तो डिलीवर्ड दिखेगा, ऐसा होता है ना। तो वो ये इतना पार्ट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा, मतलब पूरा साइकिल जो है कंप्लीट। हाँ, लॉगिन नहीं बनाया ना अपन, फिल्टर विल्टर नहीं बताने रहा था, पहले ही बोला था। फिल्टर सॉर्ट ये वो, उसके लिए 20,000 फीस एक्स्ट्रा लगेगी। फिर कौन सा फिल्टर? एमवीसी का फिल्टर नहीं होता है? अपने एग्जाम्पल में भी नहीं हुआ है क्या? ठीक है, एक फिल्टर बना लेंगे, एक क्लास ही बनाना है, वो तो एक क्लास का ही काम है। मैं समझे ये फिल्टर बोल रहा है, ये वाला फिल्टर, ये जो प्रोडक्ट फिल्टर। एरिया एरिया इसमें बना देता हूँ एक एरिया, मतलब एक लॉजिकल डिवीजन होता है जिसके हर फोल्डर में कंट्रोलर, मॉडल और व्यू होता है। एमवीसी का ही पूरा, एमवीसी के अंदर एक छोटा समझ लो फोल्डर है जिसमें कंट्रोलर, व्यू, मॉडल तेरे को बनाना है तो एरिया बना देगा। अभी ये जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को एक एरिया क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके देख लो एरिया, आगे बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट में यूज होने वाला नहीं है। राइट क्लिक करके ऐड न्यू, ये क्या बनाया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, इसके फॉल्ट आइटम दिख रहा है क्या? हाँ, इधर नीचे तो ढूंढ रहा हूं, इसके फॉल्ट आइटम, उसमें एमवीसी एरिया, इधर पे आगे एरिया। अभी समझो इसमें क्या एरिया, कस्टमर का एक एरिया बनाना है, कस्टमर। तो ये ऐसी एक फाइल बन जाती है, एरिया का नाम क्या है, कस्टमर। और यहाँ पे ये जो भी वो एरिया के अंदर जितना भी यूआरएल रहेगा वो कस्टमर से स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा होता है? एरिया में जो भी तुम एरिया, जैसे अभी तुमको होम नाम के 5 कंट्रोलर बनाने हैं तो एक फोल्डर में तुम नहीं बना सकते। तो एक कस्टमर का होम है, एक वेबसाइट का होम है, एक स्टोर फ्रंट का होम है, एक एडमिन का होम है। तो तुम क्या करोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट तुमको नहीं एक ही प्रोजेक्ट में बनाना है तो तुम एरिया क्रिएट करके बना लोगे। तो जब कस्टमर का होम लोगे तो कस्टमर/होम लिखोगे क्योंकि कस्टमर एरिया के अंदर है वो। तो इसके जितने भी देखो यहाँ पे एरिया जो बना रहेगा ना, एरिया करके एक फोल्डर बनता है, कस्टमर करके एक फोल्डर बन गया, ये एरिया हो गया। इसके अंदर तुम जाओगे ना तो इसके कंट्रोलर, मॉडल, इसका व्यू, इसकी वेब कॉन्फ़िग तुमको पूरी यहाँ मिलेगी। मतलब ये लाइक ए मिनी एमवीसी प्रोजेक्ट हो गया इनसाइड योर एमवीसी प्रोजेक्ट। बट ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका कोई डिप्लॉयमेंट अलग से होगा, बट खाली एक लॉजिकल डिवीजन बन जाता है जिसकी राउट अलग हो जाती है, यूआरएल पैटर्न अलग हो जाता है, फोल्डर अलग हो जाता है। तो इसका मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज है कि तुम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सको। मतलब ऐसा नहीं कि 400 कंट्रोलर है तो पूरा पूरा एक ही कंट्रोलर फोल्डर के अंदर तुमने वो सब डाल दिया, वैसा नहीं होता है।
तो जो लॉजिकल डिवीजन है, जो कंट्रोलर कस्टमर से रिलेटेड है, कस्टमर के एरिया में जो कंट्रोलर जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो प्रोडक्ट में जाएगा, जो शॉप से रिलेटेड है वो शॉप में जाएगा। ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े प्रोजेक्ट को। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तब, मतलब इतना भी नहीं, और बड़ा, और ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड ही 100 150 कंट्रोलर है, तो एक सेपरेट ही बना। अभी 4 कंट्रोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा तो तुम क्या उसके लिए एरिया बनाओगे, समझ। तो जिसमें बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स है कोई प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत बड़ा ईआरपी है, ऐसा कुछ है, तो वो केस में हम लोग एरियाज बना के चलते हैं, छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं। और एवरी एरिया जो है राउट में उसके नाम से कॉल होता है। जैसे कि ये कंट्रोलर को कॉल करना है, यूजुअल कंट्रोलर को कॉल करने के लिए हम लोग सर्वर नेम स्लैश कंट्रोलर नेम एक्शन मेथड लिखते हैं, लेकिन एरिया के अंदर जो कंट्रोलर रहता है वो एरिया का नाम भी लिखना पड़ता है, और हर एरिया के नाम की एक राउटिंग बनती है, और वो फाइल जो रहती है एरिया रजिस्ट्रेशन की फाइल रहती है, उसको एरिया रजिस्ट्रेशन फाइल बोलते हैं, उसमें उसकी राउटिंग भी लिखी हुई रहती है। तो जैसे अभी इसकी राउटिंग में इधर कस्टमर लिखा हुआ है, तो कस्टमर के बाद उसका कंट्रोलर एक्शन और आईडी आएगा। तो होम कंट्रोलर तुम इसके अंदर भी एक होम बना सकते हो, जैसे अभी मैं यहां जाके भी एक होम बना सकता हूं इसके अंदर, इसमें एक होम बनाओ, यहाँ भी एक ऑलरेडी होम है। अगर सर्वर नेम स्लैश होम लिखोगे तो बाहर वाला होम कॉल होगा, सर्वर नेम स्लैश कस्टमर स्लैश होम लिखोगे तो अंदर वाला होम कॉल होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ, मैनेजेबिलिटी के लिए सिर्फ हम लोग एरिया क्रिएट करते हैं। बाकी एरिया का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि एरिया बनाने से एप्लीकेशन फास्ट चलेगी, या एरिया, समझ रहे हो, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिकल डिवीजन है। लॉजिकल, फिजिकल भी नहीं है। लॉजिकल में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज उसको तुम एक सेपरेट कहीं डिप्लॉय भी नहीं कर सकते कि कस्टमर का पोर्टल डिप्लॉय कर दूं मैं। यही को डिप्लॉय कर सके इसके लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आया। माइक्रो सर्विस में कस्टमर नाम का एक एमवीसी का प्रोजेक्ट ही बना देते हैं हम लोग अलग से, फिर उसको तुम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसी का ये एरिया क्यों फेल हो गया, बिकॉज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है उसको लीड करता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है, ना परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, कुछ नहीं। अगर इसके अंदर को कोई कंट्रोलर बंद होगा तो एप्लीकेशन पूरी बंद हो जाएगी, मतलब एक्चुअल में वो है वही एप्लीकेशन का पार्ट, वही डीएलएल में ऐड होता है। लेकिन अगर माइक्रो सर्विस बनाते हो तुम, सेपरेट प्रोजेक्ट लेके बनाते हो, तो इन दैट केस वो प्रोजेक्ट ही अलग हो जाता है। उसके बंद होने से खाली कस्टमर का पार्ट बंद होगा, पूरा प्रोजेक्ट नहीं बंद होता है। जो जितने पार्ट कस्टमर से रिलेटेड है वो कंट्रोलर्स बंद हो जाएंगे, बाकी तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है चलते रहेगा, समझे क्या। तो ये कुछ ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू में जितना पूछता है उतना ही। इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज एरिया, तो एरिया के बोलने का, एरिया इज अ लॉजिकल डिवीजन इन एमवीसी प्रोजेक्ट, इट क्रिएट्स अ न्यू फोल्डर और दैट फोल्डर हैज देयर ओन कंट्रोलर एंड व्यू फोल्डर, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। बहुत एक्सटेंसिव जाके क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एरिया ऑन राउटिंग, तो बोलने का कि एरिया हैज इट्स ओन राउट, so we can configure route as in the area folder। तो ये एरिया फोल्डर के अंदर हम लोग को राउट की कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, ये राउट की कॉन्फ़िगरेशन है। तो पूछेगा कि राउट की एरिया की राउट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, बोलेगा एरिया रजिस्ट्रेशन फाइल के अंदर होती है। ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा तब पूछेगा। तो यूजुअल में 90% डेवलपर लोगों को तो एरिया यूज ही नहीं करने आता है। तुम अपने प्रोजेक्ट में खुद देखोगे एरिया बहुत रेयरली एरिया बना मिलेगा, और वो भी कोई पहले बना के गया रहेगा, आर्किटेक्ट कोई रहेगा रॉकेट साइंस वाला, तो वो बना दिया तो बना दिया, तो कोई छूता भी नहीं। नया एरिया बनाने का मतलब कोई सोचता भी नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनता है ना, जैसे अभी मैं एज ए आर्किटेक्ट काम करूंगा ये प्रोजेक्ट में, तो मैं पहले सोच लूंगा कस्टमर के लिए एक एरिया बनाऊंगा, तो मैं सब एरिया बना के रख दूंगा। अब तुम आगे सिर्फ कंट्रोलर ऐड करोगे उसके अंदर, तो जब तुम प्रोजेक्ट में जाओगे तो एरियाज बने हुए होंगे उसमें, भले से तुम स्क्रैच से भी काम करो, क्योंकि आर्किटेक्ट तो अपना काम करके ही जाएगा ना, स्ट्रक्चर बना के देके जाएगा, नहीं तो उसका काम ही क्या है फिर, अगर तुमको ही जाके बनाना पड़ा। और तुम बनाओगे तो कुछ भी बनाओगे, ले एरिया पे एरिया बनाए चले जा रहे, तो वो चीज आती है ना, तो पूरे प्रोजेक्ट की तो मतलब पूरा घान हो जाएगा ना प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट की वाट लग चुके रहेगी जब तक अगर तुम लोग इसको दे दोगे, फ्रेशर्स को दे दोगे। तो वो स्ट्रक्चर बना के, डॉक्यूमेंट बना के जाता है वो, कि इससे ज्यादा कोई एरिया नहीं बनाएगा, इसके अंदर भी तुम कंट्रोलर बनाओगे, यही राउट का पैटर्न तुम यूज करोगे, तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ तो हम लोग बहुत फ्री रहते हैं, ये करना है ये कर डालो, वो करना है वो कर डालो। तुम लाइव प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं कर सकते। लाइव प्रोजेक्ट में अगर उसने बोल दिया तुमको कि ये इमेज S3 बकेट से आना चाहिए, मतलब S3 बकेट से ही आना चाहिए। अगर उसने तुमको बोल दिया कि कंट्रोलर का नाम का पैटर्न ये लेना है, तो वही लेना है। तुम उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में एक था
बोलता है हम लोग के लास्ट प्रोजेक्ट में तो ऐसा होता था, इससे बेटर ये है। आर्ग्यूमेंट तुम अच्छी चीज भी नहीं रख सकते उनके सामने, बिकॉज वहां पे भी वो ईगो वाला मसला आ जाता है। तो बेटर ये है कि ये लेना है ठीक है, ये ले लेता हूँ, गलत भी है तो क्या, मेरा क्या लेना देना। अगर कोई उंगली उठाया तो तुम बोलो क्या डॉक्यूमेंट में यही लिखा था, आर्किटेक्ट ने मेरे को यही बोला था, तो मैंने ले लिया। अब जाके उससे बात करो। अपने ऊपर क्यों जबरदस्ती का तीर लेने का, उसको बोलने का कि भाई ये उसने बोला था मैंने कर दिया। और तुम लोग को 10-12 साल एक्सपीरियंस नहीं है ना, तुम लोग को 1-2 साल एक्सपीरियंस है, तो 1-2 साल में इतना काफी क्या। बोलना पड़ता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अब स्कीम चिल्ला चिल्ला के बता दोगे तो ठीक है। ये हो गया, सीडीएन का हो गया। एक चेंज एक करना पड़ेगा अपने को एडमिन में, ये माय सीडीएन का पाथ चेंज हुआ है ना, तो अब जो इमेज अपलोड होगी वो ये वाले फोल्डर में आना चाहिए, मतलब वो सी ड्राइव में जा रही है ना, तो यहाँ नहीं तो फिर वो नए नए अपलोडेड इमेजेस दिखेंगे नहीं। कल करेंगे, ठीक है, अभी के लिए छुट्टी।